नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और शक्तिमान डॉलर के सामने रुपए का दम निकल गया है। एक डॉलर का भाव 80 रुपए की दहलीज पे खड़ा है। एक्सपोर्टर्स की माने तो रुपया यहां से अभी और टूट सकता है। बावजूद इसके दुनिया की दूसरी करेंसीज के मुकाबले रुपया अब भी काफी कम टूटा है। रुपए की गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने कई कदम भी उठाए हैं। रुपए में गिरावट से आम आदमी को क्या फायदा नुकसान है, आज के स्पेशल शो में हम इसी पर करेंगे बात। रुपए में गिरावट कितनी बड़ी आफत। हमारे साथ जुड़े हैं इक्रा के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा और निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। मिस्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। और जिस तरह से रुपए की गिरावट हमने इस हफ्ते में और भी गहराते हुए देखी है, जहां पर ऑलमोस्ट 80 का स्तर यहां पर रुपए ने छुआ है, सबसे पहले तो क्या फंडामेंटल्स फैक्टर्स आप यहां पर देखते हैं? क्योंकि चाहे वो इन्फ्लेशन की चिंताएं हैं, डॉलर इंडेक्स जो कि 20 साल के हाईज पर है, और रिसेशन की चिंताएं जो बाजार को अभी भी घेरे हुए हैं, सभी फैक्टर्स ने यहां पर अपना काम किया है। लेकिन आप सबसे बड़ा ब्लेम यहां पर किस पे डालेंगे? देखिए, रुपए के जो गिरावट जो इसलिए इस साल के शुरुआत से हुई है, तो मेजर कारण हम देंगे जो एफआई के आउटफ्लो है। इनफैक्ट आपने इक्विटी मार्केट में जो गिरावट देखी है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रहा है। ऑलमोस्ट $30 बिलियन से ज्यादा एफआई ने यहाँ से माल बेच के पैसे रिपेट्रिएट किया है। तो सबसे मेजर रीजन फॉर ये जो डॉलर के स्ट्रेंथ या रुपया का वीकनेस का है, एफआई आउटफ्लो और जो डॉलर की डिमांड जो सप्लाई से ज्यादा थी उसके कारण हुई है। दूसरे ऑफकोर्स ये फंडामेंटल फैक्टर ये भी है कि इन्फ्लेशन जो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन हुई है उसके कारण ये जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर है, ये क्रूड के भाव बढ़ गए। और इंडिया में क्रूड के जितने भी भाव बढ़ते हैं उसके इम्पैक्ट डायरेक्ट आती है, और वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर, रेट हाइक और ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स के भी कारण रुपये में वीकनेस। तो ये दोनों फैक्टर मेजर फैक्टर जिसके कारण रुपये में हमने ये जो 6-7% के डिप्रिसिएशन हमने देखे हैं। तो मिस्टर शर्मा, जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में आते हुए देखी है, और पहला सवाल क्लियरली सीधा सीधा यही बनता है कि 7.5% की गिरावट हम रुपए में डॉलर के सामने इस साल में ऑलरेडी देख चुके हैं। फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा चेंज यहां से इस क्वार्टर में भी होते हुए नजर नहीं आते। तो क्या व्यू है, कितनी और गिरावट की तैयारी यहां पर रहनी चाहिए? तो अभी जो ओवरऑल सिचुएशन जो है काफी चेंज हुई नहीं है। इनफैक्ट आप कल देखे यूएस के जो जून इन्फ्लेशन काफी ज्यादा आ गया, 9.1%, जो 40 ईयर हाई के हिसाब से आई है। तो उसके कारण जो यूएस में रेट है कि जो वो 75 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी वो अब लग रहा है कि 1% होगी। और नॉट ओनली ये जुलाई के मीटिंग में रेट हाइक होगी, आते मीटिंग में भी वो रेट हाइक होगी जो काफी बड़ा रहेगी। तो इस ये जो डॉलर जो रेट हाइक के कारण जो बेनिफिट जो यूएस एसेट्स में मिल रही है उसके कारण काफी आउटफ्लो हो रही है। तो ये जो आउटफ्लो रिलेटेड रुपी डिप्रिसिएशन रहेगा। और चीज अभी रुपया जो एक अनचार्टेड टेरिटरी, एक न्यू लेवल में गई है। यहाँ से लेवल कोई भी लेवल बात कर, लोग 82 83 की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो आरबीआई जो मेजर्स लाए हैं, जो इंटरवेंशन कर रहे हैं, इनफैक्ट आज भी रुपया 9 ऑलमोस्ट 80 टेस्ट किया, लेकिन 80 टच नहीं, 79 99 से फिर के 79 87 के आसपास आई है। तो आरबीआई अपने काम कर रही है, जैसे इंटरवेंशन कर रही है, काफी मेजर्स अनाउंस किए हैं। और ये रुपया इनवॉइसिंग इन आईएनआर जो बात कर रहे हैं वो भी मेजर्स के कारण रुपए के जो प्रेशर है वो कम हो सकती है। सो आरबीआई अपने हिसाब से मेजर्स ला रही है, फंडामेंटल अपनी तरफ खेल रही है, और ये जो टेक्निकल एफआई आउटफ्लो है वो एक तरफ। तो ये सारा एक मिक्सचर के कारण रुपये में एक मूवमेंट आ रही है। लेकिन ये जो रुपया का जो डिप्रिसिएशन हम देख रहे हैं ये काफी कम है। जो इस कॉम्बिनेशन के कारण जो डिप्रिसिएशन है काफी कम है मेरे हिसाब से। ओके, तो मिस्टर शर्मा को लगता है कि 83 84 किस तरह इस साल में यहां पर देखने को मिल सकते हैं? आदित्य, आप कैसे देखती हैं? क्योंकि चाहे वो इक्विटी सेल ऑफ की वजह से आउटफ्लोज हैं, इन्फ्लेशन फैक्टर्स हैं, क्रूड की वजह से, या रेट हाइक्स हैं जो और एग्रेसिव होती हुई नजर आ रही हैं, ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिसका इंपैक्ट हमने करेंसीज पे आता हुआ देखा है। आप कैसे देखती हैं आरबीआई के मेजर्स को, चाहे वो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं या फिर जो बॉन्ड परचेजेस हैं एफपीआईज के लिए, वो कितना यहां पर रुपए को सपोर्ट करता हुआ दिखता है? कितना डॉलर इनफ्लो आप उस वजह से देखती हैं? देखिए, जो आरबीआई ने मेजर लिए हैं उसमें से बहुत ज्यादा हमें इमीडिएट टर्म में इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। हमें थोड़ा मीडियम टर्म में ज्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है आरबीआई के मेजर्स का। लेकिन एक फैक्टर और है कि जिस तरह से अमेरिका के यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन में हमने बढ़ोतरी देखी और उसके बाद और भी ज्यादा रिसेशन के फेयर्स बढ़ गए हैं, कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन हुई है, तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो अब आगे आने वाले महीनों में अमेरिका में भी और इंडिया में भी दोनों में थोड़ा घटना शुरू हो जाएंगे।
और हमें लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा कि अग्रेसिव फ्रंट लोडेड रेट हाइक्स होंगी, लेकिन वो उतनी लंबी शायद नहीं खींचेंगी जितना पहले लग रहा था, क्योंकि इवेंचुअली कमोडिटी प्राइसेस जो करेक्ट हो रहे हैं वो इन्फ्लेशन में फीड थ्रू होंगे, तो उसकी वजह से रेट हाइक जल्दी होंगी, लेकिन शायद थोड़ी जल्दी थम भी जाएगी। इस वजह से हमें लग रहा है कि आईएनआर में और थोड़ा अभी डिप्रिसिएशन तो रहेगा, और 81 का लेवल तो बहुत ही पास लग रहा है। क्या 82 83 पे जा सकता है, अभी मैं ये एक गेस हैजर्ड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि आरबीआई ने अभी भी काफी रिसेंटली ही मेजर्स अनवेल करे हैं। और साथ ही साथ कमोडिटी प्राइसेस के करेक्शन से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मंथली ट्रेड डेफिसिट फिगर्स हैं, उनमें भी आगे जाके थोड़ा बहुत गिरावट आएगी। इस साल जिस तरह से हमने मैक्रोस को देखा था वो यही था कि डोमेस्टिक डिमांड ग्लोबल डिमांड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, और इसलिए हम इम्पोर्ट के बिल में हम ज्यादा ग्रोथ अज्यूम करके चल रहे थे एक्सपोर्ट के बिल से। तो अगर कमोडिटी प्राइसेस कम होती है तो वो भी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को बेनिफिट आगे जाके करेगा। यस, एक्सपोर्ट ग्रोथ और भी कम होगी जितना हमने अज्यूम किया था, लेकिन क्योंकि कमोडिटीज ने प्राइसेस ने इम्पोर्ट बिल को बहुत ही एलिवेट करा हुआ है, तो वहां पे भी एक पॉजिटिव रुख देखने को मिलेगा। इसलिए हमें लगता है जो पेन है वो अगले 1-2 महीनों में शायद चलेगी, लेकिन इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट। हमें लगता है H2 में, स्पेशली अगर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा चेंज होता है, तो हो सकता है कि ग्लोबल सेंटिमेंट इतना नेगेटिव ना रहे, और साथ ही साथ जैसे इन्फ्लेशन रीडिंग्स फाइनली पीक ऑफ होकर नीचे आनी शुरू होंगी, तो मुझे लगता है कि इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे भी इम्पैक्ट आएगा। ऑलराइट, यानी कि जो पेन पॉइंट्स हैं वो अगले 2 महीने में जारी रह सकते हैं, और 81 83 जैसे स्तर शायद हम यहाँ पर रुपए में देखने को मिलेंगे। कुणाल, आपसे भी वही सवाल है। एज ऑफ नाउ कंसेंसस वही है कि यहाँ गिरावट और जारी रह सकती है। आपको क्या लगता है रुपया यहाँ पर कहाँ तक गिर सकता है? जी, मेरा व्यू ऐसा है रुपी को लेके, इंडियन रुपी को लेके, द वर्स्ट फॉर द इंडिया इज ऑलरेडी गॉन, क्योंकि हमने हाईएस्ट प्राइस, सो ये जो मैं अभी जो व्यू दे रहा हूँ उसमें फिर से ऑयल $120-25 होता है, सो देन द एंटायर व्यू गोस फॉर अ टॉस। बट इफ ऑयल इज कंटेन, इट्स नॉट मूविंग अबव 100-105, तो ऐसे हालात में इंडिया के लिए वर्स्ट इज डेफिनेटली गेटिंग ओवर। ये जो भी एग्रेसिव टेपरिंग होने वाला है नेक्स्ट 1 से 2 महीने में, या इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले है, ये करेंसी मार्केट पहले से ही at dollar index, can anybody imagine 109? Yesterday we saw levels of 109. So from 97 we are right now at 109. So ऐसे ही अगर डॉलर इंडेक्स अगर कमजोर स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस होते रहता है, फॉर एग्जांपल समझिए 112 115 हो गया, सो व्हाट विल हैपन टू द ओवरऑल क्रेडिट इन द मार्केट, ओवरऑल लिक्विडिटी। सो ऐसे हालत में तो रिसेशन बहुत, फेड इज इनवाइटिंग द रिसेशन टू कम एज फास्ट एज पॉसिबल। सो मेरा मानना ऐसा है, एक बार पैनिक में रुपी मैक्सिमम मुझे 80-60 या 80-70, उसके ऊपर मुझे नहीं लग रहा है रुपी। 83 इज टू फार फेच, और मेरी राय में इन्फ्लेशन ऑलरेडी पीक आउट हो गया है। 2 दिन पहले जो डेटा आया था उसमें इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री जैसे धीरे धीरे नीचे आएगी, बट ये इन्फ्लेशन कोई 5% होने वाला नहीं है नियर टर्म में। पूरे साल की एवरेज यूएस की इन्फ्लेशन की रहेगी 7.9 to 8%, और आने वाले महीनों में ये थोड़ा करके घटना चालू हो जाएगा। और कमोडिटी प्राइसेस में और भी गिरावट लग रही है, चाइना में प्रॉब्लम लग रहा है, सो इसके कारण भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे कमोडिटी गिरते जाएगी एक लेवल के बाद, तब धीरे धीरे यूएस का जो फेड का जो स्टेटमेंट है वो भी चेंज होता जाएगा। दे विल बी लेस हॉकिश गोइंग फॉरवर्ड। तो 1-8 महीने में थोड़ा बहुत और डेप्रिसिएशन देखने मिल सकता है, बट नॉट टू वरी, वी विल वेदर दिस क्राइसिस क्वाइट स्मूथली गोइंग फॉरवर्ड। ओके, दैट्स गुड टू नो। मिस्टर शर्मा, क्योंकि एक चीज जो यहाँ पर सभी बात करते हैं वो ये कि हाँ रुपए में गिरावट है, और हम रिकॉर्ड लोज पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप रुपए को बाकी करेंसीज के साथ देखें तो फॉल उतना ज्यादा नहीं है, और जो फॉल है वो भी इसलिए शायद जस्टिफाइड है क्योंकि हम इन एनी केस ओवर वैल्यूड थे, हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी वो बेहतर है। आप इन सभी तर्कों को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे आपने बताया, रुपया का जो गिरावट है काफी कम है। इनफैक्ट अभी हम बोल सकते हैं रुपया एक्चुअली गेन्ड अगेंस्ट यूरो, पाउंड और येन। रुपया का जो तुलना सिर्फ डॉलर के हिसाब से, क्योंकि ये जो रुपया का वीकनेस रुपया सिर्फ डॉलर के हिसाब से ट्रेड हो रहा है,
और ये जो एफआई पुल आउट के कारण डॉलर डिमांड ज्यादा था तो रुपये वीक हुआ। लेकिन अब यूरो पाउंड देखोगे वहां पर गिरावट काफी है, बिकॉज उनके यहाँ जो पेन है काफी ज्यादा है। इंडिया के जो अभी आर्थिक सिचुएशन काफी बेहतर है और ये एक सिचुएशन रिलेटेड डिप्रिसिएशन है जो करेक्ट हो जाएगा। जो लेवल हमने बताई थी 80 to 80 तो बातें चल रही है, लेकिन जो आरबीआई मेजर्स ले रही है और ये जो 2 महीने में अगर क्रूड के प्राइस घट गए, अभी इंडिया अभी रशिया के क्रूड बाई करे जो जिसमें उनको एडवांटेज मिल रही है प्राइस के, वो अगर फैक्टर सब आप देखोगी ये 2-3 महीने में ये जो इन्फ्लेशन काफी कम हो जाएगी और ये जो रुपये का डिप्रिसिएशन भी थम जाएगा। मेरे हिसाब से तो करेक्शन देखेंगे हम, जो पीक लेवल से 2 to 3% का करेक्शन हम डेफिनेटली देख पाएंगे। तो जो अभी हालात ऐसा है कि रुपये में डिप्रिसिएशन है, थोड़े पैनिक है, एफआई आउटफ्लो है, इंपोर्टर डिमांड है और एक्सपोर्टर थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं। ये सारा फैक्टर्स रुपये को थोड़ा वीक स्तर पर ले जा रहा है, लेकिन ये एक टेम्पररी सिचुएशन रहेगा। 2-3 महीने में ये जो सारा मेजर्स के जो इफेक्ट आ जाएगी और उसके कारण एक करेक्शन भी हम देखेंगे। आदिति, दूसरी करेंसीज पर ही आपसे भी एक सवाल है, क्योंकि हमने यूरो को ऑलमोस्ट एक पैरिटी पे आता हुआ देखा। अनहर्ड सी चीज है कि जापानीज येन में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली, जहां पर 23 और 27 साल के लोज हमने यहां पर बनते हुए देखे, तो जो G7 जो मेजर करेंसीज हैं वहां पर पेन सबसे ज्यादा फील हुआ है। क्या उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट हम एशियन मार्केट्स में एज ऑफ नाउ बनता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम आईएनआर की डिप्रिसिएशन देखें तो वो और करेंसीज की तुलना में कम ही है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी कि हम 81 का लेवल तो चलो हम अभी इमेजिन कर सकते हैं, बट उसके आगे रुपी डिप्रिसिएशन अज्यूम करना कि होगा ही होगा, जबकि आरबीआई ने ऑलरेडी इतने मेजर्स ले लिए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वन वे स्ट्रीट होगी। और जब ग्लोबल ट्रेंड चेंज होगा, जिस तरह से हम सब बोल रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस कम होनी तो ऑलरेडी शुरू हो ही गई है, इवेंचुअली वो इन्फ्लेशन ट्रेंड्स में शो अप हो जाएंगी, और जब वो होंगी और सेंटिमेंट थोड़ा चेंज होगा तो मुझे लगता है कि बाकी करेंसीज जो है जिन्होंने काफी ज्यादा यूएस डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिसिएशन दिखाई है, वहां पे ज्यादा करेक्शन होगी। और इसी वजह से इवेंचुअली जब आईएनआर में करेक्शन होगी तो वो करेक्शन भी लिमिटेड होगी, जिस तरह से अभी डिटेरियोरेशन लिमिटेड हुई है। तो हमें तो यही लग रहा है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी भी बहुत लार्ज हैं और डिसऑर्डरली डिप्रिसिएशन आरबीआई नहीं चाहेगा, तो हमें तो यही लग रहा है कि एक लिमिटेड नैरोअर देन डिप्रिसिएशन देन अदर इमर्जिंग मार्केट्स, यही हमें आगे जाके भी दिखेगा। और उसके बाद जब करेक्शन सेटिंग होगी तब भी अगेन आईएनआर में करेक्शन बाकियों से कमी हो। आदित्य, अगर हम इंडियन स्पेसिफिक यहाँ पर सभी कुछ देखें तो जैसे आप सभी ने कहा कि इन्फ्लेशन शायद यहाँ पर पीक होती हुई नजर आई है, जो हमने रिसेंट इसी हफ्ते में नंबर्स बनते हुए देखे हैं। और फिर अगर हम यहाँ पर मॉनसून देखें, सोइंग के नंबर्स वगैरह देखें, कितना इम्पैक्ट विद इन द कंट्री डोमेस्टिक मार्केट से हमें पिक करना चाहिए? देखिए, फाइनली सोइंग के नंबर्स कैचअप हो गए हैं पिछले साल के साथ, तो ये गुड न्यूज है, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में इतनी बारिश देखी है कि फाइनली उसके बाद सोइंग के नंबर्स एट पार आ गए हैं पिछले साल के साथ। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। हो सकता है इस महीने में टेम्पररी डिसरप्शन पेरिशेबल्स के प्राइसेस के लिए हो, क्योंकि बारिश जब हेवी होती है तो हम देखते हैं कि वहां पे थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ते के लिए कभी कभी प्राइसेस स्पाइक हो जाती है। लेकिन अदर देन दैट कमोडिटी प्राइसेस का कम होना, स्पेशली जिस तरह से हमने एडिबल ऑयल्स में गिरावट देखी है, बेस मेटल्स में भी हमने गिरावट देखी है, ये सबसे पहले तो ज्यादा डब्ल्यूपीआई में इम्पैक्ट आएगा, सीपीआई में उसके बाद जाके इम्पैक्ट आएगा। लेकिन सीपीआई का मंथली जो मोमेंटम बढ़ने का बना हुआ है वो अब थोड़ा वीकन हो जाएगा। दूसरी बात जो हमको पॉइंट वॉच करना चाहिए डोमेस्टिक फैक्टर्स में से, एक तो एग्री तो है ही, दूसरी चीज है कि सर्विसेज इन्फ्लेशन में किस तरह का आगे जाके मोमेंटम बनता है। क्योंकि हमें जिस तरह हम गेज कर रहे हैं, सर्विसेज की डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और आगे जाके अगर हमें किसी चीज की के लिए वॉचफुल रहना है वो यही है कि सर्विसेज की इन्फ्लेशन किस तरह से आगे जाके बढ़ती है। इस हफ्ते जो हमने सीपीआई इन्फ्लेशन में डेटा में देखा था, बेसिकली 2 फैक्टर्स ने सीपीआई इन्फ्लेशन ट्रेंड को स्टेबल रखा था। एक तो लोअर फूड इन्फ्लेशन, और दूसरा था जो एक्साइज ड्यूटी कट का इम्पैक्ट आया था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले सब इंडेक्स पे। उसके अलावा सारी सर्विसेज में और बाकी आइटम्स में हमने एक अप ट्रेंड देखा था। तो आगे जाके ये वाले फैक्टर्स देखने काफी इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली सर्विसेज साइड पे किस तरह से ट्रेंड बनता है मंथ ऑन मंथ, कितनी स्ट्रॉन्ग हमें सर्विसेज की इन्फ्लेशन दिखती है।
सो क्लियरली काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर रहे हैं और बहुत कुछ आगे जाके यहाँ पर देखना भी होगा, तो अनसर्टनिटीज यहाँ पर काफी हद तक बाजार में बनी रह सकती हैं। हमारी खास चर्चा यहाँ पर रुपए में हो रही है, जहाँ पर हमने डिप्रिसिएशन यहाँ पर लगातार आते हुए देखा है। अगर जुलाई के महीने की बात करें तो करीबन 2 रुपए तक की गिरावट हमने यहाँ पर इसी टाइम आते हुए देखी है। इम्पैक्ट क्लियरली इसका बिजनेसेस पे तो है ही, लेकिन आम लोगों पर भी है, क्योंकि जिस तरह से रुपए में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है और कच्चे तेल का इंपोर्ट जैसे हम करते हैं जिसका 80% रिलायंस बाहर है, इसके अलावा फर्टिलाइजर का इंपोर्ट होता है, खाने के तेलों का इंपोर्ट किया जाता है और इसी के साथ काफी सारे रॉ मटेरियल्स हैं, गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, तो क्या वो सभी यहाँ पर महंगे होने वाले हैं? क्या जिस तरह की लोगों की बोरोइंग होती है यहाँ पर डॉलर में ऑफशोर मार्केट्स में बिजनेसेस की, उसका भी हम यहाँ पर इंपैक्ट आता हुआ देखेंगे? मिस्टर शर्मा, क्लियरली रुपया हम सबको यहाँ पर छूता है, जिस तरह की ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, जिस तरह का एक्सपोजर यहाँ पर लोगों का है, स्टूडेंट्स का है, ट्रैवलर्स का होता है, रुपए ने क्लियरली वहां पर थोड़ा सा डेंट डाला है। या डेफिनेटली ये रुपये का जो वीकनेस है हर पहलू हर सेक्टर में इफेक्ट करने वाले। सबसे पहले तो बिजनेस में जो कंपनी जिनके रॉ मटेरियल काफी इंपोर्टेड है, जैसे आपने बोला जो कच्चा तेल रिलेटेड है, जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स है और केमिकल इंपोर्ट, जो सब इंपोर्ट्स है उसके दाम डेफिनेटली लैंडेड कॉस्ट अब बढ़ने वाली है। तो जो कंपनी उसके हेजिंग प्रोसेस बराबर है और वो ओपन पोजीशन में इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका लैंडेड कॉस्ट में डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो ये 6-7% का इम्पैक्ट वो अगर वो पास ऑन नहीं कर पा रहे कंज्यूमर को, तो वो हिट उनको लेना पड़ेगा, तो उनका तो प्रॉफिटेबिलिटी में डेंट होगी। दूसरी स्टूडेंट्स के तो डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो जुलाई अगस्त का महीना नॉर्मली अ पीरियड वेयर यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट जाते हैं। और इस साल नॉट ओनली इस साल के स्टूडेंट्स, पिछले 2 साल जो कोविड के कारण जो स्टूडेंट्स ब्रेक लिया, जो जिन्होंने उन्हें डिफर किया, वो लोग भी अभी जा रहे हैं, तो उनका भी जो फीस का जो आउटफ्लो रहेगा वो भी इफेक्ट होगा इस रुपया के डिप्रेशन। तो ये जो रुपी टर्म्स में उनके लायबिलिटी और कैश फ्लो डेफिनेटली ज्यादा रहने वाला, तो उसका हिट उनको डेफिनेटली उनका पॉकेट में भारी पड़ेगा। सो ये अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द सोसाइटी इसका इम्पैक्ट आने वाले। जहां भी इंपोर्टेड आइटम है, जहां पर इंडिया में जैसे आपने बताया पाम ऑयल, जो क्रूड रिलेटेड या मोबाइल फोन और एनी अदर आइटम जो इंपोर्टर है, उसका जो लैंडेड कॉस्ट में डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट आएगी। उसके कारण या तो कंजम्पशन कम होगी या तो उसके कारण द कॉस्ट फैक्टर विल गो अप। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। आदित्य, आपका क्या व्यू है? क्योंकि अगर हम 7% का डिक्लाइन भी अगर पकड़ के चलें, 5% का भी अगर पकड़ के चलें पिछले क्वार्टर में, किस तरह के रिपरकशंस आपने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं बिजनेसेस पे? देखिए, डेफिनेटली अगर हम Q1 FY23 की बात करें तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने अपना जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन कम करा था, वो यही है कि जो मार्जिन प्रेशर है कॉर्पोरेट्स पे वो बहुत ही इंटेंस है इस क्वार्टर में। तो ये तो एक अक्रॉस द बोर्ड हम फैक्टर लेके चल ही रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ग्रोथ फोरकास्ट देखें पूरे साल का और हमारा देखें तो दोनों सेम है 7.2% पे, लेकिन जो क्वार्टरली फोरकास्ट है हमारे H1 के कम है और H2 के हमारे थोड़े ज्यादा है। और सबसे ज्यादा एक्चुअली गैप Q1 के फोरकास्ट में ही है, हमारा 12.5 से 13% का है और MPC का 16.2% का है। और मुझे लगता है ये एक सबसे जो बड़ा उसमें फैक्टर है डाइवर्जेंस में, वो यही है कि हमें लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया के मार्जिन पे बहुत ही अक्यूट प्रेशर इस क्वार्टर में बना रहेगा हायर कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। लेकिन ये सिचुएशन अगर जो अभी हमने डाउन ट्रेंड देखा है कमोडिटी प्राइसेस में, अगर वो Q2 में सस्टेन होता है तो एक्चुअली काफी रिलीफ मिलेगी कंज्यूमर्स को भी, क्योंकि इमीडिएटली जो उनके वॉलेट पे चीजें अफेक्ट होती हैं वहां पे हम प्राइसेस कम देख रहे हैं, जैसे कि एडिबल ऑयल। और जो साथ ही साथ जो प्रेशर हम पिछले 2 क्वार्टर से देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स के ऊपर कि उनको पास थ्रू करना पड़ रहा है, बार बार प्राइस हाइक लेनी पड़ रही है, वो भी कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए Q2 में, और साथ ही साथ मार्जिन्स भी इतने प्रेशर में नहीं रहेंगे शायद। ओके, तो एज ऑफ नाउ पेन है और बार बार हमारे एनालिस्ट हमें यही बता रहे हैं कि बहुत देर तक या बहुत लंबा ये पेन रहेगा, ऐसा नहीं है। कुणाल, एक और चीज जो काफी क्लियरली हमने एज अ ट्रेंड बनते हुए देखी है वो ये कि इंपोर्टर्स को तो यहाँ पर डॉलर खरीदने ही पड़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स इसे डिले करते जा रहे हैं। अगर एक हेजिंग मैकेनिज्म के तरीके से दोनों ही पार्टीज को देखना हो, आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई थिंक दिस इज अ टाइम यू हैव टू टेक अ कॉल, बोल्ड कॉल लेना चाहिए ऐसे टाइम पे। If you are confident about India's prospect going forward, that India is going to outperform, I'm not saying India can
cannot remain outlier, but it can definitely outperform with the better fundamentals what we are having. मुझे नहीं लग रहा है कि ये 81 के ऊपर जाने वाला है. So worst is already factored in. थोड़ा बहुत और depreciation देखने मिल सकता है, but I think maximum 81, not above that. और मुझे तो इनफैक्ट 80, 90, 80 के ऊपर भी नहीं लग रहा है, but then to conservatively I'm saying 81. तो ये पकड़ के आपको व्यू लेना चाहिए कि अभी वर्स्ट इज प्राइस्ड इन, और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे फेड थोड़ा लेस हॉकिश होता जाएगा 1-1.5-2 महीने बाद, तो फिर वहाँ पे ये जो कमजोरी है वो थोड़ी थोड़ी रिवर्स होनी चालू होगी. मुझे तो डॉलर इंडेक्स भी 110 के ऊपर नजर नहीं आ रहा है. 1 से 1.5% डॉलर इंडेक्स भी बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है. सो आई एम ऑफ द व्यू कि यहाँ से बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए. कुणाल, आप कमोडिटीज भी फॉलो करते हैं और जिस तरह का डिक्लाइन हमने कमोडिटीज में आता हुआ देखा है, 30 से 40% की मुनाफा वसूली अक्रॉस बोर्ड है, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं या फिर नॉन एग्री भी है, क्योंकि मेटल्स में उसी तरह की मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है. तो एक तरफ ये गिरावट और रुपी डेप्रिसिएशन उसके सामने जो भी है, आप कहेंगे कि वो भी एक पेन जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था शायद नहीं देखने को मिलेगा डाउन द लाइन? See, the fall in commodity prices is big, और सामने रुपी अगर 2% वीक होता है तो उसके कारण कोई मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज जैसे आपने कहा एग्रीकल्चर कमोडिटी, मेटल्स, एवरीथिंग ऑन एन एवरेज इज गॉन डाउन बाय 25 to 30% कंजर्वेटिवली. सो और रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है 1 से 1.5% का या 2% का. सो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं गिरने वाला है. हम आई थिंक we can say that inflation is going to be peaked out in one month. 1 महीने बाद जो रीडिंग आएगी, जो भी रीडिंग आएगी, ग्रेजुअल डाउनवर्ड देखेंगे, और नॉट अ शार्प डाउनटर्न बट ग्रेजुअल डाउनटर्न हम देखने वाले हैं. ऑल राइट, यानी कि पेन है लेकिन हमने काफ़ी हद तक उसे फैक्टर इन कर लिया है. स्ट्रैटेजीज अपनी ज़रूर बनानी चाहिए, हेजिंग मैकेनिज्म भी चाहिए, और जो पेन है वो अगले 2 महीने तक शायद यहाँ पर रह सकती है. कमोडिटी प्राइसेस में अच्छा खासी गिरावट है जिसका फायदा शायद इंडियन मार्केट्स यहाँ पर उठाते हुए नजर आएंगे, और प्लस पॉइंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर की तरफ से हैं. आरबीआई ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पर इंटरवीन भी किया है, पॉलिसी मेजर्स भी चेंज किए हैं, जिसका भी असर हम आने वाले 1 से 2 महीने में आता हुआ देखेंगे. तो जिस तरफ से भी आप इसे देखें, माना यही जा रहा है कि 1 से 2 महीने के बीच में यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी संभलती हुई दिखेगी. इन्फ्लेशन शायद पीक आउट होती हुई नजर आई है. तो एज सेड कि सभी जगह से कुछ गुड न्यूज यहां पर ट्रिकल डाउन कर सकती है. बहुत शुक्रिया कुणाल, मिस्टर शर्मा, आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और रुपए के तमाम पहलुओं पर हमारे साथ बात करने के लिए. इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत. आप बने रहिए CNBC आवाज पर. नमस्कार.